हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग इंग्लिश क्लास 12। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर, यानी जो ऑथर हैं बेसिकली उनका नाम है एनिस यंग। ये एक वुमेन है, ठीक है। 1964 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रोरकेला में हुआ था, ठीक है। एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेंसेस इन हैदराबाद। उनका जो चाइल्डहुड बचपन था, ठीक है, वो बेसिकली हैदराबाद में बीता। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। और उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी एनएस की, वो कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में ही हुआ था, ठीक है। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसके बाद से जो ग्रेजुएशन था बेसिकली वो अमेरिका से की थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर। एनिस यंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। यानी जो एनिस के मम्मी पापा थे, ठीक है, वो भी एक राइटर थे। और एनिस जो थी वो अपने करियर को एक राइटर के तौर पे इंडिया में शुरुआत करती हैं। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। यानी जो एनिस है बेसिकली वो ढेर जगहों पर, ठीक है, एडिटर के तौर पर, कॉलमनिस्ट के तौर पर न्यूज़पेपर में काम करती थी, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, ठीक है। एंड हैज़ ऑथर्ड सर्वर बुक्स। और उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखा है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemns these children to a life of exploitations। और इस चैप्टर के माध्यम से क्या होता है, वो एक ऐसे बच्चे को देखती हैं कि उनका जो बच्चे का जो लाइफ होता है, ठीक है, वो किस तरह से बर्बाद हो रहा होता है। और वो जो बच्चा है, ठीक है, उसको किस तरह से जो समाज है उसको यूज कर रही है, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने क्या देखा, एक बच्चे को देखती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बेसिकली क्या हुआ, इस चैप्टर का जो नाम है वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीस इन अ गार्बेज। यानी इसमें क्या होता है, एक बच्चा रहता है, ठीक है, जैसे लोग कबाड़ी वगैरह इकट्ठा करते हैं कबाड़ वगैरह, तो उसमें एक बच्चा रहता है। वो भी क्या करता है, एक जो बोरी होता है अपने पीठ पर ले लेता है और जहाँ जहाँ कूड़े करकट फेंके हुए रहते थे वहाँ पर सामान खोजता है जाकर, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, कभी कभार वो ढूंढते हुए उसमें पैसे भी पा जाता है। तो जब उसको पैसे मिल जाती थी वहाँ पर तो वो काफ़ी खुश होता है। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली, जो एनिस है उस गरीब बच्चे को देखती है कबाड़ को बीनते हुए या ढूंढते हुए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Why do you do this? I asked Saheb, whom I encountered every morning scrambling for gold in the garbage dump of my neighborhood, ठीक है। इसके बाद जो छोटा सा लड़का है उसका नाम है साहेब। यानी जो एनिस जब साहेब को देखती है, उस छोटे से बच्चे को देखती हैं, ठीक है, उनसे पूछते हैं कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। ऐसा वो एनिस कहती हैं, राइटर कहती हैं, किससे? उस साहिब यानी छोटे से बच्चे को। क्योंकि वो जो एनिस थी, जो राइटर थी, वो क्या करती थी, हमेशा उस बच्चे को सुबह देखती रहती थी। जब वो बाहर निकलती थी घर के, तो वो देखती थी वो जो बच्चा है वो बोरी लिए हुए, जहाँ पर कूड़े करकट फेंका रहता है वहाँ पर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था, ठीक है। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। यानी वो छोटा सा बच्चा था, वो कहीं पहले दूसरे जगह रहता था, लेकिन वहाँ पर, ठीक है, वहाँ से कुछ कारणों की वजह से उसका घर अपना घर छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। सेट एम डिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। यानी जो बच्चा है वो बेसिकली ढाका में रहता था और वहाँ पर कुछ कारण से वो यहाँ पर आ गया। हिज होम इज नॉट इवन एन डिस्टेंट मेमोरी, देयर वर मेनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स। वहाँ पे क्या हुआ था, ढाका में जो साहब नाम का छोटा सा लड़का है, पहले वो ढाका में रहता था और वहाँ पे कुछ आंधी पानी आने के कारण उसका जो घर था वो क्या हो गया, पूरी तरह से टूट गया और उड़कर आसमान में या कहीं दूसरी जगह चला गया। तो इससे क्या हो गया, उनको उस बच्चे को क्या करना पड़ा, पलायन करना पड़ा अपने रोजी रोटी के लिए। His mother tells him, उनकी मम्मी बताती हैं, that's why they left looking for a gold in the big city where he now lives। इसलिए वो लड़का कहता है कि मेरी मम्मी क्या कहती हैं कि हम लोग इसलिए यहाँ पर चले आए हैं और हम लोग रोजी रोटी के लिए यहाँ पर ऐसे कमा रहे हैं, कूड़ा करकट बटोर कर या उसको इकट्ठा कर कर। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ भी काम नहीं है करने के लिए, ऐसा वो कहता है। किससे? एनी राइटर से। लुकिंग अवे गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। इसके बाद से जो राइटर है वो कहती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो।
ठीक है। वो कहती हैं कि ये जो स्कूल जाना है बेसिकली आप लोग जानते हो कि सारे बच्चों का क्या है, एक तरह से एक नीड है या बेसिक नीड है, ठीक है। तो वो कहती हैं राइटर मतलब काफ़ी शर्मिंदगी से, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, क्योंकि ये काफ़ी बेसलेस बातें होती है, क्योंकि ये जो पढ़ाई लिखाई हो तो सब लोग जानते हैं कि जो बच्चे रहते हैं उनको जाना ही है पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करती हैं उस बच्चे से। इसके बाद से क्या होता है, वो बच्चा जवाब देता है देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वहाँ पे स्कूल बन जाएगा तो मैं डिफिनेटली पढ़ने के लिए जाऊँगा, ठीक है। इफ़ आई स्टार्टेड ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, ठीक है। इसके बाद से राइटर कहती हैं कि अगर मैं स्कूल खोल दूँ क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ने आओगे, मजाक करते हुए कहती हैं। तो वो जो बच्चा है वो गरीब बच्चा वो कहता है यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, और वो हंसते हुए बच्चा कहता है हाँ जी बिल्कुल मैं आऊँगा पढ़ने अगर आप स्कूल स्टार्ट कर देंगी तो या खोल देंगी। फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी, और मैं कुछ दिनों बाद, राइटर कहती हैं कि कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ वो जो बच्चा है गरीब सा, ठीक है, जिसका नाम है साहेब, वो दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा है और वो पूछता है क्या तुम्हारा स्कूल बनकर रेडी हो गया, ऐसा मुझसे पूछता है। इसके बाद वो जवाब देती हैं इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। इसके बाद से वो कहते हैं कि बाबू या बच्चा, ठीक है, स्कूल बनने में काफ़ी टाइम लगता है, और मैं जब ये बातें उस बच्चे से कह रही थी तो मैं काफ़ी शर्मा रही थी, ठीक है, क्योंकि मैं उससे प्रॉमिस कर दी थी कि मैं स्कूल बनवाऊंगी, बट प्रॉमिस लाइक मीन अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, यानी ये क्या था, वो जानते थे कि मैं स्कूल कभी भी नहीं बनवा पाऊंगी। इस तरह के छोटे मोटे प्रॉमिस तो लोग डेली पे डेली करते रहते हैं, ठीक है, ऐसा वो राइटर कहती हैं। आफ्टर ए मंथ ऑफ नोइंग हिम, यानी 1 महीने पूरे हो चुके थे उस बच्चे से जान पहचान, यानी उसको पहचानते हुए। आई आस्क हिम हिज नेम, इसके बाद से मैं 1 महीने बाद उस बच्चे से उसका नाम पूछती हूँ और वो जवाब देता है साहेब ए आलम, ठीक है, यानी जो मेरा नाम है वो साहेब ए आलम है, ऐसा वो कहता है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन जो बच्चा है साहेब ए आलम का नाम का मतलब बिल्कुल भी नहीं जानता था। इफ़ ही न्यू इट मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर ये अपने नाम का मतलब जानता कि इस नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, यानी पूरे दुनिया का भगवान, ठीक है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीव इट, अगर उसे ऐसा पता चलता कि मेरे जो नाम का ये मतलब है तो शायद अपने आप में ज़्यादा बिलीव करता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, और वो बिल्कुल भी अपने नाम के मतलब के बारे में नहीं जानता था और अपने कुछ दोस्तों के साथ वो क्या करता था, बोरी लेकर इधर उधर कचड़े वगैरह में कुछ न कुछ ढूंढता रहता था। एन आर्म ऑफ द बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट द नून, यानी ये जो बच्चे थे सबसे पहले जब उनकी आंख खुलती थी सुबह सुबह क्या करते थे, वो लोग जहाँ पे कचड़े वगैरह फेंके रहते थे वहाँ पे पहुँच जाते थे और वो दोपहर के समय बिल्कुल भी गायब हो जाते थे। आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, अब इसके बाद से थोड़ा समय बीतने लगा और मैं उन गरीब बच्चों को दिन पर दिन पहचानने लगी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम ए सेल्फ। अब क्या होता है, एक दिन मैं उस बच्चे से पूछी कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उसने जवाब दिया कि मेरी मम्मी जो है वो सेल्फ से उतार कर मुझे नहीं देती हैं। इवन इफ ही सी डिड इट ही विल थ्रो ऑफ एट अनदर, ओके। इसके बाद से जो दूसरा लड़का है वो कहता है कि अगर इसकी मम्मी इसको चप्पल देंगी या कुछ पहनने के लिए देंगी पैर में तो वो फेंक देगा। सो हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, इसके बाद वो कहते हैं कि वो कौन शूज पहना हुआ है जिसका कि शूज जो है मैच नहीं कर रहा। When I comment on it, जैसे ही मैंने ये बोला, he shuffled his feet and said nothing, इसके बाद से वो क्या किया, अपने पैर को थोड़ा सा खिसकाया और कुछ नहीं बोला। I want to say the third boy who has never owned a pair of all his life, इसके बाद से तीसरा लड़का है वो कहता है कि मुझे शूज चाहिए, वो जो लड़का है कभी भी अपनी ज़िंदगी में वो शूज नहीं पहना हुआ था। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. In cities on the village road, it's not a lack of money, but the traditions to say barefoot is an explanations, ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है, अब इसके बाद से जो राइटर वो कहते हैं कि मैंने कई बार यानी कई शहर में गई हूँ और वहाँ पर जो बच्चे हैं वो जूते चप्पल पहन के नहीं घूमते हैं। ऐसा कहा गया है कि बिना जूते चप्पल क्या पहन के घूमने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा राइटर सोचते हैं कि शायद वो पैसे की कमी से नहीं पहन रहे हैं। आई वंडर
इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी। यानी मैं जानती थी ये सारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी गरीब थे और वो जूते या चप्पल के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यानी वो दुकान से नहीं खरीद सकते थे, उनके पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम ए उदीपी वंस टोल्ड मी। अब इसके बाद से राइटर कहती हैं कि मुझे एक स्टोरी याद है जब मैं उदीपी में कोई मुझे बता रहा था, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। यानी एक जो ऐसा लड़का था वो मंदिर के रास्ते रोज पढ़ने जाता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, जहाँ पर उसके जो पिताजी थे उस मंदिर के पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। और वो जो बच्चा रोज पढ़ने के लिए जाता था तो वहाँ पे उस मंदिर के पास कुछ मिनट रुक कर वो भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मेरे लिए 2 पेयर जूती कहीं से ला दो, या मेरे पिताजी को इतना मतलब शक्ति दे दो या पावर दे दो ताकि वो खरीद सके कुछ पैसे कमा के। 30 ईयर लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल। इसके बाद से मैं 30 साल बाद फिर से उसी गांव में गई जहाँ पर वो मंदिर था, विच वॉज नाउ ड्रोन इन द एयर ऑफ द डिसोलेशंस। और मैं जब वहाँ पर गई तो वो जो जगह था पूरी तरह से उजड़ गई थी। इन द बैक यार्ड वेयर ही लिव द न्यू प्रिस्ट, जहाँ पे मैं उस साधु को देखती थी जो मंदिर में रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर सिर्फ एक चेयर भी थे, चेयर भर था। अ यंग boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived painting a through his school bag on a folding bed। और मैंने देखा वो एक जो बच्चा था जब छोटा था तो वो कुछ ड्रेस पहना हुआ था अपने स्कूल का और कुछ शूज भी पहना हुआ था, और वो दौड़ते हुए आता है अपने बैग को बेड पर फेंकता है और वो फिर से खेलने चला जाता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट पेयर ऑफ शूज। और इसके बाद से मैंने देखा कि वो बच्चा ने पहले क्या किया था, भगवान से प्रार्थना की थी कि उसके पास 2 जोड़ी जूते हो जाए। और मैं यहाँ पर देखी कि सही में 30 साल बाद जब गई तो उस बच्चे के पास 2 जोड़ी जूते थे जो कि वो पहना हुआ था। लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वॉज शूज। और जो यंग बॉय था, छोटा बच्चा था, वो भी क्या करता था, वो भी जूते पहना हुआ था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पीपर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। लेकिन मैं जहाँ पे रहती हूँ, जहाँ पे लोग कूड़े कचरे को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पर ढेर सारे लोग शूजलेस घूमते हैं। मीन्स उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो शूज को खरीद सके, और वो बिना शूज के, चप्पल के, नंगे पाँव ही दौड़ते हैं या काम करते हैं। My acquaintances with the barefoot rag people leaked to me सीमपुरी। इसके बाद से अब मैं वहाँ गई, कहाँ पे, सीमपुरी में गई, जहाँ पे कुछ लोग रहते थे। वहाँ पे जो एरिया था बेसिकली, वहाँ पे जो काफ़ी गरीब एरिया था, और वहाँ पे ज़्यादातर लोग बेयरफुट रहते थे, मीन्स कि नंगे पाँव ही रहते थे। अ प्लेस ऑन द प्रीफेरी ऑफ दिल्ली 8 miles अवे फ्रॉम इट मेट्राफोरिकली, ठीक है। यानी ये जो एरिया था वो दिल्ली से कम 1 मील दूर था, ठीक है। दोज हु लिव इन हियर आर स्क्वाटर्स हु कम फ्रॉम द बांग्लादेश बैक इन 1971। वो जो लोग आए थे, ठीक है, वो टीन वगैरह जो रहता था उससे जो अपना आशियाना बनाकर रहते थे, वो बेसिकली बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिलीज अमॉन्ग देम, और जो साहब की फैमिली यानी उस गरीब छोटे से बच्चे की जो फैमिली थी वो वहाँ पर सीमापुरी में रहती थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट इज स्टिल बट इट्स नॉट लॉन्गर एम्प्टी। यानी सीमापुरी जो है वो पहले काफ़ी खाली था, लेकिन अब वहाँ पर ढेर सारे लोग मतलब बस चुके थे, वहाँ पर अपना घर बना चुके थे। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन्स एंड टारपुलिन, ठीक है, वहाँ पर टीन के घर थे सबके। सो डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लाइव 10,000 रैग पिकर्स। और वहाँ पर नालियों का जो पानी था वो बहता रहता था, वहाँ पर कीचड़ वगैरह थे, और वहाँ पर लगभग 10,000 लोग रहते थे जो कि वो कूड़े कचरे को बीनते रहते थे और इकट्ठा करते थे, और उसी को बेचकर वो अपना पेट पालन करते थे। They have lived here for more than 30 years without an identity। और वहाँ सीमापुरी में ये सारे लोग लगभग 30 साल से बिना किसी आइडेंटिटी के रहते हैं। विदाउट परमिट बट द राशन कार्ड टू गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन्स। वहाँ पर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी और वहाँ कोई परमिट भी नहीं था वहाँ रहने के लिए, लेकिन इतने लोग मतलब ज़्यादा दिन से रहते हैं तो उनको राशन कार्ड प्रोवाइड किया गया था ताकि वो कहीं से उनको राशन मिल जाए और वो अपना भोजन को बना सकें या भोजन पा सकें।
फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल दैन द आइडेंटिटी। हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो फूड होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन feed our family and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that give us no grain। यानी अगर हम अपनी फैमिली में क्या होता है, सब लोग खा पी के आराम से सोते हैं या वहाँ पे भोजन की परेशानी नहीं होती, तो हमें भी काफ़ी खुशी होती है। और मैंने वहाँ पर जब गई, ठीक है, अब यहाँ पे राइटर बोलती है कि जब मैं वहाँ पे गई तो कुछ वुमेन थी, ठीक है, कुछ औरत थी, वो आपस में बातें कर रही थी, साड़ी भी पहनी हुई थी। When I asked them why they left their beautiful land of the green field and rivers। अब जब मैंने उन औरतों से पूछा कि आपने अपने घरों को क्यों छोड़ दिया, वो काफ़ी अच्छा जगह क्यों छोड़ दिया। Wherever they find food, they pitch their tents, they become transit home। और वो जो औरत थी बेसिकली, या वो जो लोग थे, वो जहाँ पर उनको खाने के लिए मिलता था या जहाँ पर वो एरिया अच्छा था उनके लिए, वो क्या करते थे, वहाँ पर अपना टेंट को लगाते थे और वहाँ पर रहना शुरू कर देते थे। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, और जो बच्चे उनके थे वहाँ पर ग्रो होते थे। बिकमिंग पार्टनर्स इन अ सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग थ्रू द ईयर्स। यानी अगर आप सीमापुरी में रहते थे मीन्स आप बहुत ही गरीब हैं और वहाँ पर आपको कचरा वगैरह भी उठाना पड़ता है। It has acquired the proportions of the fine art, garbage to them is gold। यानी गार्बेज जो है उनके लिए एक सोने की तरह था। It is their daily bread or roof over their heads, even if it is a looking roof, but for the child it's even more। यानी जो टीन का रूफ था उनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी, बच्चों के लिए काफ़ी मतलब उनके लिए रूफ था लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। I sometimes find a rupees इवन अ 10 रुपीज़ नोट, साहब सेज। इसके बाद छोटा सा बच्चा वो कहता है, जिनसे कहता है, राइडर से कहता है कि मैं कभी कभार कूड़ा करकट उठाते हुए, कचरे उठाते हुए मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, कभी 1 के सिक्के मिल जाते हैं, कभी 10 के नोट भी मिल जाते हैं। हिज आइज लाइटिंग अप व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ द गार्बेज। यानी जो हमारी आँख होती है वो खुली की खुली रह जाती है और हम लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं अगर हमें कोई भी सिक्के मिल जाते हैं, ठीक है। यू डोंट स्टॉप स्कॉर्चिंग फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। और जब हमें 1 सिक्का मिल जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो और हम लोग ढूंढते हैं, शायद और सिक्के मिल जाए और पैसे मिल जाएं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रंस गार्बेज हैज़ अ मीनिंग ऑफ चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम इट मीन्स टू देयर पेरेंट। यानी बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है कूड़े करकट में जो था, उनके नई नई चीज़ें उनको देखने के लिए मिलता है, वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। फॉर द चिल्ड्रेन इट्स रैप्ड इन वंडर। यानी बच्चों के लिए क्या है, बेसिकली रैप्ड इन वंडर है, मतलब ये काफ़ी अच्छी या काफ़ी अलग अलग चीज़ें उनको मिलता है। फॉर द एल्डर्स इट्स मीन ऑफ द सर्वाइवल। यानी जो बच्चों के लिए जो कचरा है वो काफ़ी उनके लिए अनोखा चीज़ है, लेकिन उनके पेरेंट के लिए, उनसे बड़े के लिए क्या है, बेसिकली एक सर्वाइवल का जरिया है, ताकि वो उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करके अपना पेट वोट चलाते हैं। One morning I saw him standing by the French gate of the neighborhood club। इसके बाद जब क्या था, एक बोल सकते हैं ठंड का समय था, जब मैं बाहर खड़ी हुई थी तो वहाँ पर मैं देखती हूँ साहब को, यानी उस छोटे से बच्चे को, वो घर के बाहर एक क्लब के पास एक छोटे से दीवार के पास खड़ा हुआ था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। और वो 2 लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स। यानी जो वो गेम देख रहा था मुझे भी काफ़ी गेम वो पसंद थी। कंटिन्यू टू वॉच द स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिस्ड। यानी वो बताया कि जब लोग खेलते हैं तो उसके अंदर मुझे घुसने नहीं देते हैं, लेकिन जब वो टेनिस खेल कर बाहर आ जाते हैं तो मैं उस फील्ड में जाने के लिए मुझे जो गार्ड रहता है वो अलाउ कर देता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और इसके बाद से जो गेट कीपर रहता है मुझे वो स्विंग भी यूज करने के लिए देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। इसके बाद से मैं देखी कि जो छोटा सा बच्चा है वो शूज पहना हुआ था और छोटा सा शॉर्ट्स भी पहना हुआ था। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ द एक्सप्लेनेशंस। यानी वो जो बच्चा है मुझे बताया कि किसी ने उसे मतलब जूते दे दिए हैं जो कि वो पहना हुआ है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्टेड शूज ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of hole in one of them। यानी वो सोचती हैं कि शायद कोई जो धनी घर का बच्चा होगा, शायद उसको वो जूते दे दिया होगा क्योंकि उस जूते में क्या हो गए थे, होल हो गए थे, ठीक है। सो डज नॉट बोदर हिम
फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट इवन शूज अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। यानी ये जो गरीब बच्चा था, जब वो होल हुए जूते को पहना हुआ था तो उससे वो परेशान नहीं था, क्योंकि वो जो बच्चा था बेसिकली वो हमेशा खाली पैर ही यानी नंगे पैर ही क्या होता था, चलता था। लेकिन अब उसके पास जूते आ गए थे तो ऐसा लग रहा था उसका काफ़ी बड़ा सपना पूरा हो गया है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग इज सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो जो बच्चा था उस गेम यानी टेनिस को काफ़ी इरादापूर्ण देख रहा था। ठीक है। दिस मॉर्निंग इस सुबह सुबह साहिब इज वन ऑफ हिज टू मिल्क बूथ इन हिज हैंड टू स्टिल कंसिस्टर। इसके बाद से मैं सुबह सुबह देखती हूँ वो छोटे बच्चे को एक मिल्क बूथ पर, जहाँ पर दूध वगैरह बांटे जाते हैं। ठीक है। और वो उसके हाथ में एक स्टील का कंटेनर भी था। ठीक है। आई नाउ वर्क इन टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज। इसके बाद वो कहता है कि मैं अब एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ, पॉइंटिंग द डिस्टेंस यानी उस दुकान को दिखाते हुए हाथों से। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। और वो कहता है कि मुझे 800 रुपये भी मिलते हैं और सुबह शाम खाने को भी मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब। क्या उसको पसंद था जॉब? आई आस्क। मैंने उससे पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। इसके बाद जैसे ही मैंने उसका फेस को देखा तो वो ऐसा लग रहा था कि शायद वो खुश नहीं था उस जॉब से। द स्ट्रीट यानी केयर फ्री था। ठीक है। द स्ट्रीट कंसिस्टर सिम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। इसके बाद जैसे ही वो बच्चा क्या करता था, पहले जो कूड़ा करकट था उसको इकट्ठा करता था अपने पीठ पे कुछ बोरे वगैरह रखकर, लेकिन वो जो उसके हाथ में जो बर्तन था, ठीक है, उस बोरे से काफ़ी भारी था, ऐसा लग रहा था। ओवर हिज सोल्जर्स यानी उसके कंधे पर द बैग वाज हिज द कंटेनर बिलोंग्स टू द मैन हु वॉन्ट्स द टी शॉप। यानी जो बैग रखा हुआ रहता था पहले वो उसका बैग होता था, लेकिन वो जो कंटेनर रखा है मतलब जो स्टील का बर्तन रखा था अपने सुलझट पर वो दुकान वाले का था। ठीक है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। यानी जो साहब थे वो अपना खुद का अब क्या करते थे, अपने खुद के लिए नहीं करते थे, आप क्या करते थे, दूसरे के लिए अब काम करते थे। अब वो क्या होता है, वो टी स्टॉल यानी चाय के दुकान पर काम करते हुए अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। सो आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।